वेलकम टू टेक कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सेटिस्फाइबिलिटी ऑफ इक्वालिटी क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से आप रीड कर सकते हो, बट मैं ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो समथिंग ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे इक्वेशन दे रखे हैं वेरिएबल्स के टर्म में। वेरिएबल्स को लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करा गया। ओके, सो मैथमेटिकल इक्वेशन है दो टाइप के, आइदर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जितने भी इक्वेशंस है बहुत सारे हैं, कुछ एन नंबर ऑफ इक्वेशंस है, बट वो दो टाइप की है, आइदर इक्वल टू वाले या नॉट इक्वल टू वाले। सो इक्वल टू वाले क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, क्या ये दोनों वेरिएबल्स इक्वल है और इन दोनों वेरिएबल की जगह आप कुछ ऐसी वैल्यू रखने वाले हो जो सेम हो। वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट सेम होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इक्वेशन सी एंड डी। अगर सी को अब तक कुछ असाइन नहीं कर रखा, सी वेरिएबल की कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, जैसे लेट्स से 10 और 10 मैंने यहाँ असाइन कर दिया, अब सी की टर्न आई। सी की अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं करी है तो आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, जैसे सी और डी कुछ भी असाइन, लेट्स से 15, तो डी भी 15 के इक्वल है। ओके, उसके बाद बी नॉट इक्वल टू डी। क्या बी नॉट इक्वल टू डी है? हाँ जी, बी नॉट इक्वल टू डी है। फिर आपने कहा बी इक्वल टू सी। बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी का मतलब ये जो हमने 15 असाइन करा था ये स्लाइटली चेंज करने की जरूरत है। 10 ये भी बन रहा होगा, क्यों? बी और सी इक्वल हो गए। ओके, सो आपको ये बताना है क्या सभी इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो सकते हैं। ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है क्या इसे सेटिस्फाई कर दो, इसे सेटिस्फाई कर दो, ऐसे ऑर्डर नहीं बनाना। हमें ये बताना है क्या ये सारे इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो सकते हैं, नहीं जैसे इस केस में नहीं हो सकते हैं। कैसे नहीं हो सकते यार? ये तीन इक्वेशन मिलकर पता है क्या कह रहे हैं? कौन से तीन इक्वेशन? ये तीन इक्वेशन मिलकर कह रहे हैं क्या बी इक्वल टू डी होगा। कैसे? ए बी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, एंड बी सी के इक्वल है। अगर बी सी के इक्वल है एंड सी डी के इक्वल है तो बी भी डी के इक्वल हो गया। तो ये तीन इक्वेशन मिलकर कह रहे हैं क्या बी और डी इक्वल है, राइट। बट ये कह रहा है बी नॉट इक्वल टू डी। दोनों सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, इधर बी इक्वल होगा या फिर बी नॉट इक्वल टू डी होगा, ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो हमें बताना है क्या जितने भी इक्वेशंस दे रखे हैं क्या वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो सकते हैं, बस ट्रू और फॉल्स, राइट। सो हम इसे कैसे करने वाले हैं? ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग इज क्या सभी इक्वल टू वालों को पहले प्रोसेस करो, नॉट इक्वल टू वालों को स्किप कर दोगे आप। क्यों? क्योंकि यार ऑर्डर मैटर नहीं करता, सभी को साइमल्टेनियसली आप सेटिस्फाई करना चाहते हो, राइट। सो आप नॉट इक्वल टू वाले को स्किप कर दोगे, जितने भी इक्वेशंस दे रखे हैं उन सभी में आप इक्वल टू वालों को प्रोसेस करोगे। तो मैंने बोला इक्वल टू वालों को कैसे प्रोसेस करूं, कैसे उनकी सिमिलैरिटी दिखाऊं? मैंने कहा सिमिलैरिटी दिखाना है डीएसयू यूज कर लो यार, डीएसयू का काम ही यही है, तो मैं डीएसयू यूज करूंगा। अब कैसे? जैसे ए एंड बी मिला मुझे, तो मैं समथिंग ए एंड बी को सेम सेट में डाल दूंगा। किस तरीके से? ऑफ कोर्स डीएससी के थ्रू हम जानते हैं सेम सेट वगैरह कैसे क्रिएट करें। उसके थ्रू सी इक्वल टू डी मिला, मैं सी और डी को सेम सेट में डाल दूंगा, किसी एक को लीडर बना दूंगा रैंक के बेसिस पे, बट लीडर बन जाएगा। फिर नॉट इक्वल टू, अभी नहीं, अभी सारे इक्वल टू को प्रोसेस करो। पहले इक्वल टू बंदे सेम लाइक सेम होने चाहिए, तो वो सिमिलर है, काइंड ऑफ यहाँ सिमिलैरिटी इक्वल से डिफाइंड है, क्या इक्वल है तो सिमिलर है। बी इक्वल टू सी, मैंने कहा अभी डिफरेंट सेट में बट इनका कहना है सेम सेट में, तो ये कंप्लीट सेट इक्वल हो जाएगा। बी इक्वल टू सी होने का मतलब है ए एंड डी भी आपस में इक्वल हो गए। इक्वालिटी ऐसी, इक्वालिटी एक्चुअली ट्रांजिटिव नेचर के होते हैं, राइट। तो वैसे यार ए अगर बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए एंड सी अपने आप इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो पूरे सेट को बेसिकली आपको मर्ज करना है, पूरे सेट को मर्ज करना आप जानते ही हो, टाइम के बेसिस पे मर्जिंग हो जाएगी। अब सारे इक्वल टू प्रोसेस हो गए, आपके पास जो सेट आ रखे हैं मल्टीपल सेट पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे लेट से इसके साथ ही कुछ मैं नीचे लिख देता हूँ, कुछ लेट से ई इक्वल टू एफ रहता, तो मल्टीपल सेट्स पॉसिबल है, तो आप क्या करते हैं ई और एफ को सेम सेट में रखते हैं। बट एक सेट का क्या मतलब है? एक सेट का ये मतलब है कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स है उन सभी की वैल्यू सेम है, इनकी वैल्यू आपस में सेम है, इन्हें इससे मतलब नहीं कुछ। अगर सभी इक्वल टू आपने प्रोसेस कर लिया तो इनके इस सेट में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपस में सेम है यार। ओके, नॉट नेसेसरली इनसे डिफरेंट हो, बट अगर डिफरेंट होना भी होगा तो चलेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यार इन सभी की वैल्यू भी 10 है, इन सभी की वैल्यू भी 10 है, रख सकते हो आप। अगर आप चाहते हो इसकी वैल्यू सभी की 10 और इसकी 15 तो ये भी कर सकते हो, दोनों ही पॉसिबल है। बट पॉइंट इज इस सेट के सभी वैल्यू, सभी बंदों की वैल्यू सेम होगी और इसकी सभी बंदों की वैल्यू सेम होगी। इनके अक्रॉस का नहीं पता, दे ही नहीं रखा, ऐसा इक्वेशन ही नहीं है जो इन दोनों के बीच के रिलेशन को बता सके। तो ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल टू भी हो सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बेटर आएगा वो आप चूज करोगे। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, सभी इक्वल टू को प्रोसेस करने के बाद अब मैं नॉट इक्वल टू वालों को प्रोसेस करूंगा। जैसे लेट से एक और रहता मेरे पास डी नॉट इक्वल टू, तो मैं अब नॉट इक्वल टू वालों को प्रोसेस करूंगा। अब मैं चेक करूंगा क्या ये नॉट इक्वल टू वाले कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे इन सेट को।
मैंने कहा डी नॉट इक्वल टू ई, मैं सिर्फ इतना चेक करूंगा डी एंड ई दोनों सेम सेट में तो नहीं। अगर डी एंड ई दोनों सेम सेट में होंगे मीनिंग इक्वल टू वाले ये पक्के से बता रहे हैं कि डी एंड ई इक्वल है, और आप कह रहे हो डी एंड डी नॉट इक्वल टू, तो नहीं पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैंने देखा डी के सेट का लीडर ए है, एफ के सेट का लीडर ई है, दोनों डिफरेंट सेट में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू हम अलग रख सकते हैं। इस सेट की 10 रख दूंगा, इसकी 15 रख दूंगा यार, कोर्स दोनों के आपस में रिलेशन तो कुछ है ही नहीं। फिर बी नॉट इक्वल टू डी, तो मैंने देखा बी का लीडर ए एंड डी का लीडर है, यहाँ पे आंसर फॉल्स आ गया मेरा। जैसे ही मुझे ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन सा कोई जनरेट करेगा कोई सा भी इक्वेशन, मैं वही फॉल्स कर दूंगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। इधर इक्वल टू वाले ने अगर इक्वल बोला है तो इक्वल है, नॉट इक्वल टू वालों ने अगर इक्वल टू वाले बंदों को नॉट इक्वल टू करने का ट्राई करा तो आंसर सिंपली फॉल्स है। तो क्योंकि बी एंड डी सेम सेट में थे मीनिंग इक्वल, तो अब नॉट इक्वल टू में सिंपली आप फॉल्स रिटर्न कर सकते हो, राइट। तो इतना ही करना है फिजिकली, सभी वेरिएबल्स के लिए सेट बना, पेरेंट और रैंक एरे बना लो, उन्हें मर्ज कर दो इक्वल टू के बेसिस पे, सेट्स क्रिएट कर लो और नॉट इक्वल टू वालों को चेक कर लो। ओके अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमें लोअर केस लेटर्स सिर्फ दे रखे हैं, सिर्फ 26 लेटर्स है, तो मैं पेरेंट एरे और रैंक एरे दोनों ही किसके बेसिस पे ले लूंगा, भाई 0 से 26। क्या 0 इज बेसिकली 0 से 25, इनफैक्ट 0 रिप्रेजेंट्स 0th इंडेक्स इज फॉर ए एंड 25th इंडेक्स इज फॉर लोअर केस और स्मॉल सेट। ओके सिंपली रैंक एरे भी इसके लिए, तो क्योंकि सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, 26 कैरेक्टर्स ही हैं, तो अभी भी हम एरे से काम चला सकते हैं। ओके जब इसकी जगह, अभी इसके जस्ट बाद हम करने वाले हैं, जब इसकी जगह स्ट्रिंग्स आने लग जाते हैं तो हमें सभी कॉन्सेप्ट को हैश मैप में लेकर जाना होता है, राइट। सो लेट्स सी क्या हम इसे कैसे कोड कर सकते हैं। सेकंड all right so let's see, मैं जूम इन कर देता हूँ। ओके सो मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए पेरेंट एरे और रैंक एरे। तो ये ना सबसे पहले डीएसयू ही लिख दूंगा, राइट, क्योंकि डीएसयू तो आप पुरानी वाले हो। पेरेंट एंड रैंक एरे चाहिए, यहाँ इनिशियलाइज कर दोगे आप, पेरेंट इक्वल टू न्यू इंट 26, राइट, 0 to 25 चाहिए, रैंक इक्वल टू न्यू इंट 26। ओके फिर इनिशियलाइज के लिए आई इक्वल टू 0 to i स्मॉलर देन 26 i प्लस प्लस। इसमें आप क्या करने वाले हो, पेरेंट ऑफ आई पे आई रखते हो एंड रैंक ऑफ आई पे 1। अगेन मैं डीएसयू नहीं बता रहा हूँ आपको, ओके डीएसयू की वीडियो ऑलरेडी आ रखी है तो उसे मैं रिपीट नहीं करने वाला, डीएसयू आप देख लो अगर नहीं देख रखा है तो। ओके यहाँ पे सिर्फ कोड लिख दूंगा। सो पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड में हमें एक x मिलता है, इसके पेरेंट को फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करते हैं, क्या अगर पेरेंट ऑफ x इक्वल टू x है देन यही लीडर है, रिटर्न कर दो x को। यहाँ पे इंट टेम्प इक्वल टू, अगर नहीं, अगर ऐसी बात नहीं है तो फाइंड कॉल कर दो। फाइंड किसके लिए कॉल कर दो, पेरेंट ऑफ x के लिए कॉल कर दो, और यहाँ से जो आंसर आएगा उसे आपको रिटर्न करना है। बट रिटर्न करने से पहले पाथ कंप्रेस कर देना है। पाथ कंप्रेस कैसे करना, पेरेंट ऑफ x पे टेम्पर कर देना। सो ये आपका फाइंड हो गया। यूनियन लिख देता हूँ मैं जल्दी से, पब्लिक स्टैटिक वर्ड यूनियन। यूनियन में हमें दो बंदे मिलते हैं x एंड y, इनकी मर्जिंग करनी होती है। सो सबसे पहले मैं लीडर ऑफ x निकालूंगा, कैसे, फाइंड कॉल कर दो, इनका काम ही लीडर निकालने का, लीडर ऑफ y निकालूंगा, ऐसे फाइंड कॉल कर दो, फाइंड का यही काम है। फिर अगर लीडर ऑफ x नॉट इक्वल टू लीडर ऑफ y है तभी बात बनेगी, तभी हम कुछ करने वाले हैं। तभी हम क्या करने वाले हैं, तो रैंक के बेसिस पे हम काम करने वाले हैं। क्या रैंक ऑफ लीडर ऑफ x अगर ग्रेटर है रैंक ऑफ लीडर ऑफ y तो कुछ काम करो, अदरवाइज रैंक ऑफ लीडर ऑफ x स्मॉलर है रैंक ऑफ लीडर ऑफ y से, फिर कुछ काम करो, अदरवाइज इक्वल है तो आप कुछ काम करोगे। ओके क्या काम करो, रैंक अगर ग्रेटर है, जिसकी रैंकिंग ग्रेटर होती है वो लीडर बनता है, तो पेरेंट ऑफ ly में lx लीडर बनेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट पेरेंट ऑफ lx इक्वल टू ly को लीडर बनाया आपने, और यहाँ पे किसी को भी लीडर बना सकते हो आप, तो लेट्स से मैं ly को ही बना देता हूँ, बट जिसे आप लीडर बनाओगे उसके रैंक को इंक्रीज करना मत करना।
ऑलराइट, सो ये हमने कर दिया। अब सिंपली ये हमारा यूनियन फाइंड कंप्लीट। अब हमारा सिंपली काम रह गया ट्रैवल करने का। सो आपके पास सभी इंडेक्स पे एक एक इक्वेशन है, राइट? सो लेट्स से इक्वेशन एक, इक्वेशंस वाले एरे से आप 1 बाय 1 निकाल रहे हो। सो सबसे पहले तो हम इक्वल टू वालों को प्रोसेस करते हैं। सो इक्वल टू वालों को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? सो अगर इक्वल टू को अगर आप देखोगे तो दो टाइप के इक्वेशन ऐसे दे रखे हैं, ए डबल इक्वल टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। लाइक इन दोनों टाइप के इक्वेशन हो सकते हैं। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स चेक करने की जरूरत है। फर्स्ट इंडेक्स पे डबल इक्वल टू है, देन इक्वालिटी इक्वेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर नॉट इक्वल टू दे रखा है, राइट? सो इफ इक्वेशन डॉट कैर एट 1 फर्स्ट इंडेक्स पे इक्वल टू ऐसा कुछ है, ये कैरेक्टर है, तो इक्वालिटी इक्वेशन है, इक्वल टू हमें करने की जरूरत है। अगर इक्वल टू हमें करने की जरूरत है तो हम क्या करने वाले, यूनियन कॉल कर दूंगा मैं, सिर्फ यूनियन किसके लिए कॉल करूंगा? सो इक्वेशन डॉट कैर एट 0 पे जो कैरेक्टर है वो हमारा वेरिएबल है, उसमें उसे ए से माइनस करना मत भूलना। क्यों ए से माइनस करना मत भूलना? क्योंकि ए को आपने 0 के फॉर्म में अज्यूम कर रखा है, पेरेंट आप इंट टाइप का बना रहे हो, राइट? तो उसे हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया। क्या इंट, जैसे सी को इंट में, सी के लिए आप 2 वैल्यू असाइन कर रहे होगे, तो सी माइनस ए करा मैंने सिंपली। फिर इक्वेशन डॉट कैर एट 0 1 2 3 थर्ड, राइट? 0 1 2 एंड 3 ट्रू। सो इनके लिए यूनियन कॉल कर दो। अगेन इसे भी आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, क्या जो कैरेक्टर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंट की जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से अब जब आओगे तो आपके पास जितने भी इक्वल टू है, जितने भी सिमिलर बंदे हैं, जितने भी इक्वल टू बंदे, वो सभी सेम सेट में आ चुके होंगे। अब दोबारा से एक लूप लगा दो, दोबारा से मैं इसे कॉपी करता हूँ। बट अब हमें ये काम नहीं करना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नॉट इक्वल टू वाले को हम प्रोसेस करते हैं। क्या नॉट इक्वल टू है फिर प्रोसेस करो, ओके? कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं, ओके? और नॉट इक्वल टू में हम चेक क्या करने वाले हैं? हम सिंपली इतना चेक करने वाले हैं कि यार जो लीडर है नॉट इक्वल टू के अराउंड वाले वेरिएबल्स के, वो अगर सेम निकल कर आ गए तो आंसर फॉल्स है, ओके? तो इक्वेशन अगर इतना है तो हमें 2 फाइंड करने की जरूरत है। नॉट इक्वल टू तो हमें 2 फाइंड करने की जरूरत है। सो इंट लीडर ऑफ एक्स खुद से आप निकाल लो। कैसे निकाल लो? फाइंड कॉल कर दो। अगेन नॉट इक्वल टू वाले के 0th के लिए, देन लीडर ऑफ वाई निकाल लो। लीडर ऑफ वाई कैसे निकालोगे? फाइंड कॉल कर दो। किसके लिए? इक्वेशन डॉट कैरेट, अगर लीडर ऑफ एक्स इक्वल टू निकल कर आ जाए, तो इक्वल टू वाले कह रहे हैं ये दोनों कैरेक्टर्स सेम सेट में होने चाहिए, सेम सेट में है, इक्वल है। नॉट इक्वल टू वाले कह रहे हैं नॉट इक्वल टू, तो ये बात बनी नहीं, यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन फॉल्स कर दो। अगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ सभी बंदों को प्रोसेस करके, तो रिटर्न कर दो ट्रू। सारे इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो सकते हैं। ज़ूम आउट कर दो पहले तो, अब इसे रन कर देता हूँ मैं। अगेन नॉन स्टैटिक लीड कोड की वजह से नॉन स्टैटिक का मिस हो जाता है हमेशा, क्योंकि वहाँ सारी चीजें नॉन स्टैटिक होती है, यहाँ सारी चीजें स्टैटिक है। सो ये रहा आपका, ओके? सो यही था, सिंपल डीएसए एप्लीकेशन, राइट? ऑलराइट, मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।